Hello dear students, in this video we are going to discuss our new chapter, that is atoms. So for atoms there was a scientist whose name was Dalton, and according to him all elements are consist of a very small invisible particles called atom. वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे इनविजिबल पार्टिकल्स जिनको हम क्या बोल देते हैं एटम्स बोल देते हैं. ठीक है. Atoms of the same element are exactly of same size and atoms of different element are different. After Dalton, there was a scientist whose name was Thomson, and according to him, uh, he gave his theory, he gave his model, atomic model. These things you had already studied in your chemistry, that every atom is uniformly positively charged sphere of radius of the order 10 to the power minus 10 meter, in which entire mass is uniformly distributed and negatively charged electron are embedded randomly. The atom as a whole is neutral. मतलब ये एक तरीके से क्या था, ये हमारा वाटरमेलन वाला स्ट्रक्चर था कि जिस तरीके से प्लम पुडिंग मॉडल आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम क्या बोलते थे, प्लम पुडिंग मॉडल. मॉडल राइट, कि देखो यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वो इक्वली हमारे यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे और एटम एज अ होल क्या होगा, न्यूट्रल होगा. लेकिन ये थ्योरी हमारी, ये मॉडल हमारा ओवरकम कर लिया गया एंड इट हैज़ बीन ओवरकम बाय रदरफोर्ड. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, he did a alpha scattering experiment. On the basis of his experiment he made the following observation. The first observation was that entire positive charge and almost entire mass of the atom is concentrated at the center. मतलब ये कि यहाँ पर आपके पास एक न्यूक्लियस होगा जहाँ पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा. कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज at its center, and a very tiny region of the order 10 to the power minus 15 is called nucleus. मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसकी रेडियस अराउंड 10 to the power minus 15 मीटर होगी. तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इस तरीके से रिवॉल्व होंगे, जिसको आप आज के टाइम में शेल्स बोलते हैं. तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस is equal to the total negative charge and overall it becomes neutral. One more important thing, कि जो भी ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी किससे बैलेंस होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होगी. तो इन्होंने यही अल्फा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया. इन्होंने यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, यहाँ पर इसकी बीम पास कराई और बीम पास कराई तो व्हाट ही फाइंड कि जो भी आपके अल्फा पार्टिकल्स थे, दैट अल्फा पार्टिकल स्कैटर फ्रॉम दैट थिन गोल्ड फॉइल. इस थिन गोल्ड फॉइल से क्या हो गए, स्कैटर हो गए. एंड दीज अल्फा पार्टिकल आर ऑब्टेन ऑन अ कोटेड स्क्रीन ऑफ जिंक. तो इसकी वजह से लाइट फ्लैश हो रही थी, मतलब जो भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होगा तो वहाँ पर लाइट फ्लैश हो रही थी. दिस प्रूव्स के जो भी अल्फा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल आकर के ये जिंक कोटेड वाली जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को स्ट्राइक करेगी. तो यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल में भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी. एंड व्हाट आर दोज लिमिटेशन? फर्स्ट वाज द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रॉन शुड emit energy in the form of electromagnetic wave during its orbital motion. Therefore, radius of the orbit of each electron will decrease gradually and ultimately it will fall in the nucleus. मतलब ये कि जो भी आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करेंगे और ये सब किस पर आकर मिल जाएंगे, न्यूक्लियस पर आकर मिल जाने चाहिए थे. और दूसरा जो लिमिटेशन थी वो थी अबाउट दिस लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम में उन्होंने क्या बोला, रदरफोर्ड ने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो अभी हम बोर मॉडल में पढ़े. अब यहाँ पर जब ये एक्सपेरिमेंट कराया गया तो यहाँ पर क्या किया गया, हमने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया. सपोज दिस इज अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल को जब हम बम्बार्ड करा रहे थे किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो यहाँ पर इन्हें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, गोल्ड फॉइल है. ठीक, ये हमारा एक अल्फा पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर ये भी पॉजिटिवली चार्ज है. तो ऑब्वियस ही बात है, ये जब पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये कभी भी इससे अट्रैक्ट नहीं होगा. जब अट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये रिटर्न बैक हो जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रह जाएगी एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ
क्लोजेस्ट अप्रोच, इसी को हमने क्या बोल दिया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, दिस इज सपोज आर नॉट। देखो ये अल्फा पार्टिकल था बेटा, तो अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज होता है वो 2e होता है, और ये हमारे पास सपोज यहाँ पर जो भी हमारा इसका एटम है उसके पास जो चार्ज होगा दैट इज Ze, उसका एटॉमिक नंबर कितना मान लिया हमने, Ze मान लिया। तो जब ये 2e और Ze मतलब दोनों न्यूक्लियस हैं, और दोनों न्यूक्लियस जब पॉजिटिवली चार्ज हैं, कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसलिए रिपेल करेंगे। कितनी भी वेलोसिटी से आप इसको फेंक दीजिए, किसी भी वेलोसिटी से फेंक दीजिए, लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं कर पाएगा, बिकॉज देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की हमने, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब ये जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, के Q1 Q2 अपॉन r², r यही हमारा फॉर्मूला था। तो के Q1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2e, एंड दिस विल बी Ze अपॉन, इसको हमने क्या लिख दिया, r0। तो यहाँ से मुझे r0 की जो वैल्यू मिल गई वो 2k 4k, और ये हो जाएगा Ze² अपॉन mv²। दिस इज द रिलेशन टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये पता चली हमें, एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, कि अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है Ze और ये हमारा अल्फा पार्टिकल है 2e, अगर ये बिल्कुल जब स्ट्रेट लाइन में होंगे तभी हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिलेगी। अगर मान लीजिए इस लाइन से थोड़ा ऊपर अगर मैंने कोई भी अपना अल्फा पार्टिकल ले लिया, 2e वाला पार्टिकल ले लिया, तो ये पार्टिकल यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाकर ये डिविएट हो जाएगा अपने पाथ से। जब ये अपने पाथ से डिविएट हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सॉरी, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, impact parameter is defined as the, it is the perpendicular distance, it is the perpendicular distance of the initial velocity, of the initial velocity vector, initial velocity vector of alpha particle, of alpha particle from the center line of, central line of न्यूक्लियस। और इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला d इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv²। दिस एंगल इज थीटा, ये कितना डिविएट हुआ, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं। तो ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर, मतलब ये हमारे रदरफोर्ड मॉडल की बात होगी। किसकी बात होगी, रदरफोर्ड। अब इसके बाद जो हम मॉडल बेसिकली हम लोग जो फॉलो करते हैं उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, बोर मॉडल आज के टाइम में हम लोग फॉलो करते हैं। तो बोर मॉडल क्या कहता है, बोर मॉडल हमें बताता है, कुछ पॉस्टुलेट दिए बोर मॉडल ने, एंड व्हाट आर दोज पॉस्टुलेट। सबसे पहला पॉस्टुलेट, वो पॉस्टुलेट हालांकि हमें रदरफोर्ड ने दे दिया था, कि जो भी हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, सॉरी अट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है सबसे पहले हमारे पास Ze, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिवली चार्ज है। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ये हमें पहला पॉस्टुलेट दिया उन्होंने। दूसरा पॉस्टुलेट किया दिया हमें कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व in those orbits for which its orbital angular momentum is an
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ऑब्वियसली बात है एम वी आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई। दिस वॉज द सेकेंड पॉस्टुलेट। थर्ड पॉस्टुलेट क्या दिया इन्होंने, थर्ड पॉस्टुलेट बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दी अलाउड ऑर्बिट, मतलब जिस भी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन अलाउड है, अलाउड ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट या डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, किसी भी तरीके की कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। फोर्थ पोस्टुलेट इज radiation will be emitted when electron jumps from higher orbit to lower orbit। तो जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी, तो हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, यही हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो हर एक ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एच न्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू, जो भी हमारा ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट हमने n2 नाम दे दिया और लोअर ऑर्बिट को हमने n1 नाम दे दिया। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हमें क्या इमिट होती हुई मिलेगी, रेडिएशन इमिट होती हुई मिलेगी, यानी कि फोटोन इमिट होता हुआ मिलेगा। क्या चीज़ इमिट होती मिलेगी, फोटोन इमिट होता हुआ मिलेगा। तो दीज वर दी 4 पोस्टुलेट्स, और इन्हीं पोस्टुलेट्स के ऊपर हमें कुछ कंडीशंस निकालनी है फॉर दी हाइड्रोजन एटम। कौन से एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब हमें बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पर डिस्कशन करना है। बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहती है हमारी बोर थ्योरी। तो सबसे पहली चीज़ तो वही कि हाइड्रोजन एटम है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर जो भी आपको एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता हुआ मिलेगा। तो अगर मान लीजिए मैं एक न्यूक्लियस मान लेता हूँ कि ये न्यूक्लियस जो है ये मेरा Ze का है, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर रिवॉल्व हो रहा है, इसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी कि के Ze अपॉन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने r मान ली, तो दिस विल बी r स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r। ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी, पहला पोस्टुलेट हमने यूज़ कर लिया। तो r से r क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा। दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास कि एम वी आर इज इक्वल टू क्या है, एन एच अपॉन 2 पाई है। तो यहाँ से मुझे जो r की वैल्यू मिलेगी दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। दिस इज रिलेशन नंबर 1, दिस इज रिलेशन नंबर 2। दोनों रिलेशंस को अगर मैं इक्वेट कर दूँ तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। वी से वी कैंसिल हो गया। सो वेलोसिटी हमारे पास आ गई। उस वेलोसिटी के अगर एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें तो वो हमें देखो m से m भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो दिस विल बी 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, जो भी एक्सप्रेशन है वो सब कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई एन के बराबर होगी। दिस इज़ अवर फर्स्ट रिलेशन कि हमें वेलोसिटी मिल गई। एक बार वेलोसिटी मिल गई तो हम उसकी रेडियस भी फाइंड कर पाएंगे। तो r इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ के जेड ई स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पूरा का पूरा अगर मैं लिख दूँ तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, इसका होल स्क्वायर। तो r की जो वैल्यू मिल जाएगी मुझे दैट विल बी के जेड ई स्क्वायर अपॉन m इंटू 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ऐसे ही रिलेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी हमें सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट मिल रही हैं। तो जो ये r है, इससे देखो एक z से एक z कैंसिल हो जाएगा। तो
आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड के बराबर मुझे रिलेशन देखने को मिलेगा। अब यहीं पर अगर मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी आइडेंटिफाई करनी हो तो काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होगा रिलेशन। तो हाफ एम वी की जगह हम क्या लिख पाएंगे? वेलोसिटी का जो भी एक्सप्रेशन है हमारे पास 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन नीचे जो हमें रिलेशन देखने को मिल रहा है दैट इज एन एच, इसका होल स्क्वायर। सो दिस विल बी हाफ इंटू m इंटू 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करूं तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के जेड ई, के Q1 Q2 कितना है माइनस ई अपॉन आर, ये रिलेशन देखने को मिलेगा। सो इट विल बी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस साइन के साथ। सो दिस विल बी माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर का रिलेशन अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूँ तो आर का रिलेशन मेरे पास क्या आया था? आर का रिलेशन आया था के ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, के ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई हमें क्या देखने को मिला था? m इंटू 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, m 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर ही है ना, नहीं के स्क्वायर जेड ई टू द पावर 4, जेड ई टू द पावर 4। और हम शायद कुछ टर्म्स भूल रहे हैं यहाँ पे, ई टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा अपने पास एन स्क्वायर, आर की जगह पर हमने एन स्क्वायर ऊपर आ गया जेड स्क्वायर, तो ये z से एक z यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी जब आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो वैल्यू प्लेस करने पर आपको जो ये वैल्यू मिलेगी, दिस वैल्यू विल बी 27 माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी आपको एक्सप्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर मिलेगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? आप आर की वैल्यू प्लेस कीजिएगा तो यहाँ पर एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ही बचेगा और बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। अब अगर टोटल एनर्जी निकालनी है मुझे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये रिलेशन मुझे देखने को मिलेगा किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट। यहीं पर अगर हाइड्रोजन की बात कर लेंगे तो फॉर हाइड्रोजन यहाँ पर हमें R का जो रिलेशन मिलेगा, R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर हम Z की वैल्यू 1 रख देंगे तो यानी कि डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Z। वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी के केस में हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? z बाई एन है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी z की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि यहाँ पर दिस विल बी r विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, v विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस 27.2 अपॉन एन स्क्वायर, और अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। और ये सब किस में है? ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आए होंगे कि किस तरीके से जो भी हमारा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में आप वेलोसिटी, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।